अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं महा टीटी 2024 और सीटेट दिसंबर 2024 की सीरीज़ को लेकर। इसमें कॉमन मिनिमम जो कंटेंट है जो दोनों के लिए मुश्तरका है, उन चीज़ों को लेकर हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हो रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप सभी को वक्त पर मिल जाए, और उन तमाम तलबा तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें जो महा टीटी और सीटेट के एग्ज़ाम फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। आइए चलिए, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम अहमद ख़ान और आज हम महा टीटी और सीटेट में कारआमद मुफीद साबित होने वाले उर्दू सब्जेक्ट को देखेंगे, क्योंकि दोनों में भी उर्दू कॉमन है और बहुत सारी चीज़ें ख़ास तौर पर दर्स व तदरीस के मुतालिक जो भी कंटेंट है सीटेट के अंदर आपको मिलेगा जो महा टीटी के अंदर भी कारआमद है। ख़ास तौर पर दोनों में फ़र्क ये है कि महा टीटी में पेडागॉजी की बजाय ग्रामर और असनाफ पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ ज़बान वाला जो पार्ट है कि लैंग्वेज क्या है, ज़बान क्या है, उसकी अक़साम क्या है, ज़बान की महारतें हैं, ये दोनों भी एग्ज़ाम में कॉमन है। सिर्फ सीटेट में सीडीपी का सेशन ज़्यादा होता है, यानी कि पेडागॉजी ज़्यादा होती है उर्दू में 15 मार्क्स की, और 15 मार्क्स के जो है वो पैसे जाता है और उसमें छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रामर सीटेट में नहीं आता है। ज़्यादातर क़वाइद जो है, क़वाइद में भी उर्दू में असनाफ़ के ताल्लुक़ से छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, इसलिए आपको दोनों भी मज़मून में उर्दू को देखने की ज़रूरत है। चलिए, तो सबसे पहले जब भी आप दर्स व तदरीस के पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको देना होता है, ठीक है। जब आप उर्दू को ज़बान अव्वल के तौर पर मुंतखब करते हैं तो सबसे पहले अगर आप किसी भी लैंग्वेज को लेते हैं, उर्दू, इंग्लिश, मराठी, तो उसकी जो सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले टॉपिक यही होगा कि भाषा क्या है, व्हाट इज़ लैंग्वेज। उर्दू में देखेंगे तो ज़बान क्या है, यहीं से आपका सिलेबस शुरू होता है, महा टीटी के अंदर भी और सीटेट के अंदर भी। इसलिए ज़बान क्या है और उसके बाद पर्टिकुलर लैंग्वेज जैसे उर्दू है, बाद में उर्दू के बारे में पहले ज़बान क्या है, उसके बाद उर्दू ज़ुबान क्या है, पहले भाषा क्या है, उसके बाद हिंदी मराठी के अंदर भाषा, उसकी चीज़ें आएंगी। उसी तरह लैंग्वेज क्या है, ये इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग कैसे करेंगे, उसका लर्निंग, इक्तिसाब, ये सब चीज़ें बात की आएंगी। तो सबसे पहले ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब, इन दो चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है ज़बान क्या है, व्हाट इज़ लैंग्वेज, ठीक है। तो आम तौर पर हम ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, पुराने ज़माने से लेकर आज तक ज़बान को एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, कि ज़बान क्या चीज़ है, ठीक है। तो ज़बान सबसे पहले आपको याद रखना है, ज़बान किसी भी इंसानी मखलूक के जज्बात, उसके ख़यालात, उसके एहसासात, खुशी, गम, इन तमाम चीज़ों के इज़हार का एक अहम तरीन वसीला है जिसे हम ज़बान कहते हैं। पहले ज़बान जब इंसान माजी में था तो ज़बान की मुख्तलिफ़ सूरतों के लिहाज से वो अपने इज़हार को पेश करता था। जैसे जैसे जो ज़माना तरक्की करता गया, ज़बान के इज़हार में, ज़बान के वसीले में भी तरक्की होती गई है, ठीक है। और उसी ज़बान के तरक्की होने के नतीजे में इंसान आपस में बातचीत करने लगे, लेन देन करने लगे, अपने ख़यालात का लेन देन करने लगे, और उसी के नतीजे में इंसानों ने आपस में समाजी ताल्लुक़ बनाया, जिसे हम जिसकी वजह से समाजी तामुलात वक़ू पज़ीर हुए। समाजी ताल्लुक़ात वक़ू पज़ीर होने का मतलब ये है कि सोशल इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, ज़बान की वजह से। और क्या चीज़ है ज़बान के ताल्लुक़ से, तो ये ज़बान का पस मंज़र आपके सामने पेश किया जा रहा है कि ज़बान समाजी तामुलात का एक नतीजा है, सोशल इंटरेक्शन का इमिटेशन है, ज़िंदगी को बामकसद बनाकर सिमत देने वाली एक वसीला है। ज़बान तहज़ीब व तमद्दुन की मुहाफ़िज़ है। अक्सर इसके ऊपर सीटेट में भी और महा टीटी में भी ये जो पॉइंट है इस पर सवालात पूछे जाते हैं कि याद रखिए कि आप कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी ज़ुबान हो, उस ज़ुबान का अपना कल्चर होता है, उस ज़बान की अपनी तहज़ीब होती है, उस ज़बान का अपना तमद्दुन होता है। हर ज़ुबान के पीछे कोई ना कोई इलाक़ा, कोई ना कोई ख़ित्ता, कोई ना कोई तहज़ीब, कोई ना कोई कौम। जैसा कि जब भी हम अरबी का ज़िक्र करते हैं, अगर मिसाल के तौर पर आपको अरबी ज़ुबान
कहीं पर ज़िक्र आ जाता है, या गैर मुस्लिम के सामने भी अगर अरबी ज़ुबान का ज़िक्र आ जाता है तो वो किस तरफ मंसूब करते हैं, बताइए किस तरफ मंसूब करते हैं? अगर अरबी ज़ुबान का ज़िक्र आ जाए तो ये किसकी ज़ुबान है? पॉइंट में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी ज़बान, जैसा अरबी ज़ुबान की मिसाल हमने लिए हैं, तो अरबी ज़ुबान का जब भी ज़िक्र आएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि उसकी डायरेक्शन, यानी कि उसको जिस तरफ लोग इशारा करेंगे वो अरब रहेगा, मुसलमान कौम रहेंगी, इस्लाम नाम का रिलीजन उसके साथ में लगा होगा। तो इसका मतलब ये है कि हर ज़ुबान का अपनी तहज़ीब होती है, तमद्दुन होती है, तारीख़ होती है। ठीक है, इस पर सवाल पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको 2-3 मिनट इसके ऊपर बात किया हूँ। उसके बाद माहिरीन जो लिसानियात हैं, माहिरीन लिसानियात कहते हैं लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट होते हैं उसे माहिरीन लिसानियात कहते हैं। ठीक है, ज़बान के जो माहिर होते हैं, ज़बान का जो इल्म रखने वाले होते हैं उन्हें माहिरीन लिसानियात कहते हैं। और ज़बान का जो इल्म हासिल करते हैं, ज़बान की साख्त, ज़बान का स्ट्रक्चर, ज़बान के बारे में जब आप डीप स्टडी करते हैं तो उसे इल्म लिसानियात कहते हैं। ठीक है, तो माहिरीन जो लिसानियात है वो ये कहते हैं कि ज़बान क्या चीज़ है। तो ज़बान 2 चीज़ों का मिक्सचर है, ज़बान 2 चीज़ों का इम्तिज़ाज है। इम्तिज़ाज कहते हैं प्रोडक्ट हैं। कौन कौन सी चीज़ों का? एक है लुग़त और दूसरी है क़वाइद। ठीक है, लुग़त को इंग्लिश में कहते हैं लेक्सिकॉन और क़वाइद को इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर। इन 2 चीज़ों से मिलकर ज़बान बनती है। ठीक है, आइए उसके बाद हम देखते हैं कि ज़बान क्या चीज़ है। ज़बान एक समाजी तसव्वुर है। समाजी तसव्वुर से क्या मुराद है यहाँ पर? समाज में बोले वाली ज़बान। जी, कि ज़बान और समाज के दरमियान ऐसा मजबूत रिश्ता है, ना तो कोई समाज ज़बान के बग़ैर रह सकता है और ना ही ज़बान किसी समाज के बग़ैर रह सकती है। ठीक है, एक मजबूत फ़िलासफ़ी है, मजबूत फ़िनोमेना है समाज के ताल्लुक़ से, क्योंकि हमने ऊपर देखे हैं कि ज़बान जो है वो सोशल इंटरेक्शन के नतीजे में, समाजी तामुरात के नतीजे में मजबूत होती हैं। साथ ही साथ ज़बान के ताल्लुक़ से आपको ये भी याद रखना है कि ज़बान क्या चीज़ है। ज़बान अलामतों का निज़ाम है, अलामतों का निज़ाम है। ठीक है, अलामतों का निज़ाम से मुराद क्या है यहाँ पर? कि ज़बान के अंदर अलामतें हैं, जैसा हम रियाजी के अंदर जमा, मनफी, ज़रब, तक़सीम, ये मखसूस अलामतें उसकी रखी गई हैं। इसी तरह कोई भी ज़ुबान हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, उर्दू हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, उन सब के अंदर अपने अपने अलामतें हैं। अल्फ़ाबेट जिसे हम कहते हैं वही ज़बानों के ज़बान की अलामत है। हुर्फ़ तहजी हम जिसे कहते हैं वो भी ज़बान की अलामतें हैं। ठीक है, साथ ही साथ ज़बान किसी भी समाज में, किसी भी कौम में नज़्म ज़ब्त पैदा करती है। ज़बान के साथ कोई ना कोई फ़िक्र जुड़ी होती है, तहज़ीब जुड़ी होती है, रिवायतें जुड़ी होती हैं। साथ ही साथ ज़बान तख्लीक़ियत का वसीला है। ठीक है, कि ज़बान ऐसी नहीं है कि पहले ज़माने में अगर उर्दू वसीला तो क्या बोलते हैं? जी, वसीला मीन्स वसीला मीन्स क्या कहेंगे उसे? मीन है, जरिया। ज़रिया। जरिया। जी, ज़रिया कहते हैं, इंग्लिश में मीन कहते हैं। ठीक है, मीडियम। उसके बाद हम बता रहे थे आपको कि ज़बान की और एक ख़ुसूसियत ये है कि ज़बान के अंदर तख्लीक़ियत होती है। तख्लीक़ियत से मुराद यहाँ पर क्रिएटिविटी। ठीक है, तख्लीक़ियत यानी क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी से मुराद क्या यहाँ पर? यानी कि ज़बान ऐसा नहीं है कि पहले ज़माने में अगर उर्दू को 200 साल हो चुके हैं, अगर मिसाल के तौर पर, तो 200 साल पहले जितनी उर्दू थी आज भी उतनी ही उर्दू है, इतना ही ज़ख़ीर अल्फाज है, इतना ही असनाफ़ है, इतना ही क़वायद है। ऐसा नहीं है, बल्कि रोज़ बरोज़ हर ज़बान में कोई ना कोई नई चीज़ तख्लीक़ की जाती है, नई चीज़ ईजाद होती है। ठीक है, जिस तरह आज के ज़माने में उर्दू, पहले ज़माने में सिर्फ शायरी हुआ करती थी, उसके बाद आज़ाद, मुअर्रा, बहुत सारी असनाफ़ अदब वजूद में आई। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि कोई भी ज़बान हो वो तख्लीक़ियत उसके अंदर ख़ास बात होती है। ज़बान की तख्लीक़ियत के साथ साथ ज़बान की अपनी साख्त भी होती है। साख्त से मुराद है स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके असनाफ़ होंगे, जैसा उर्दू की जब हम स्टडी करने लगते हैं तो नज़म है, नसर है। ठीक है,
इस तरह के दो हिस्से होते हैं, नसर होती हैं, फिर उसके बाद असनाफ़ होते हैं, उसके बाद क़वायद होते हैं, जुमले की साख्त होती है, जुमलों के अंदर फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल होता है। इस तरह के कोई भी ज़बान ऐसी हवा में नहीं होगी। हर ज़बान की अपनी स्ट्रक्चर होती है, अपनी साख्त होती है। साथ ही साथ हर ज़बान के अंदर तब्दीली भी मुमकिन है, हर ज़बान के अंदर तनु भी मुमकिन है। तनु कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को। हर ज़बान के अंदर कोई ना कोई, जिस तरह हम देखते हैं कि जब हम उर्दू शायरी पढ़ते हैं या हिंदी शायरी पढ़ते हैं तो बहुत सारे अल्फाज उर्दू के अंदर हिंदी के आते हैं, हिंदी के अंदर उर्दू के आते हैं। तो ज़बान एक फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर तब्दीली मुमकिन है। और ज़बान कोई रिजिड फिनोमेना नहीं है जिसके अंदर कोई तब्दीली मुमकिन ना हो, ऐसा कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो आइए ज़बान को हम देखते हैं कि माहिरीन लिसानियात ने 3 अहम हिस्सों में तकसीम किया है। वन बाय वन उसे देखते हैं। सबसे पहली जो किस्म है वो है इशारों की ज़बान। इशारों की ज़बान जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइन लैंग्वेज। इशारों की ज़ुबान कैसी होती है? इंसान अपने जिस्मानी अज़ा का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर शामिल है चेहरे के तासुरात, ठीक है, हरकत व सकनात, हमारे हाथ पाँव, उंगली, सर या फिर हमारी आँखें। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए जब अपने ख़यालात और जज्बात हम एक दूसरे तक पहुँचाते हैं तो ये इशारों की ज़ुबान कहलाती है। ये ज़माने क़दीम में भी थी और आज दौर हाजिर में भी इशारों की ज़बान हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, इसके कुछ हदूद हैं, इसकी कुछ खामियां हैं। कौन सी खामियां हैं? कि हर जगह पर आप हर किस्म के इशारे नहीं कर सकते। हर जज्बात को, हर ख़याल को ज़ाहिर करने के लिए, हर चीज़ के लिए आप ज़बान के बग़ैर इशाराती ज़ुबान में आप हर चीज़ के एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसके लिमिटेशन है। पहली एक किस्म आपने देखा इशारों की ज़बान, आप नोट डाउन कर रहे हैं? जी सर, एक सेकेंड से थोड़ा चेंज करिए। अख्तर सर, समझ में आ रहा है आपको? जी सर, जी आ रहा है सर। ये पहली किस्म थी जिसे हम इशारों की ज़बान कहते हैं। सर मुजर्रिद तसव्वुरात मींस मुजर्रिद यानी कि दो चीज़, मुजर्रिद और गैर मुजर्रिद, ठीक है, जो ठोस हैं। मुजर्रिद यानी तसव्वुरात में एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग होती है, इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीज़ों को हम महसूस करते हैं, जी, जो चीज़ों का आप ठोस शक्ल में बता नहीं सकते। उन तमाम, मिसाल के तौर पर आप कितने खुश हैं, ठीक है, आप गुस्सा है, आप नाराज़ हैं, आपको किसी चीज़ की वजह से तकलीफ़ हुई, तो क्या आप इन तकलीफ़ को, इन खुशी को, इन गम को इशारों की ज़बान में बता सकेंगे क्या? नहीं कर सकते। ये इसके लिमिटेशन है। उसके बाद दूसरी जो किस्म है वो है सूतियाती या आवाज़ों की ज़ुबान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पोकन लैंग्वेज। अब देखिए, जो आवाज़ों की ज़ुबान है, हमारे अतराफ़ में जब भी बच्चा पैदा होता है या जब पैदा होता है तो उसके अतराफ़ में पैदाइश के बाद से ही कोई ना कोई आवाज़ उसके कानों पर पड़ती है, और जो आवाज़ें उसके अहलो अयाल, उसके वालिदैन जो ज़ुबान बोलते हैं, उसी आवाज़ में वो उस ज़ुबान को सीखता है। ठीक है, और धीरे धीरे उन्हीं आवाज़ों को, जिसके माने उसको पता भी नहीं थे, बस उन आवाज़ों को वो सुनकर, उसके नकल करके, उन आवाज़ों को दोहरा कर उसी ज़ुबान को वो सीखने लगता है, और धीरे धीरे ख़ुद ब खुद फितरी तौर पर वो वही बच्चा उसके ऊपर महारत हासिल कर लेता है। ठीक है, और इतनी महारत हासिल करता है कि वो अपने 3-4 साल की उम्र में ही वो ज़बान के बुनियादी उसूलों से और ज़बान को बुनियादी तौर पर किस तरह बात का इस्तेमाल करना है, इतनी चीज़ों को तो वो कम से कम सुन लेता है। ठीक है, तो कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर जो ज़बान सीखी जाती है, माहौल से सुनकर जो सीखी जाती है, उस अमल को आप याद रखिए, इक्तिसाब कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्तिसाब। इससे पहले के कुछ वीडियोस भी जब आप देखेंगे, उसके अंदर भी हमने इन चीज़ों को समझाया हुआ है। जब भी आप सीटेट या उर्दू के या फिर आप सीडीपी पढ़ेंगे तो दो चीज़ों की ख़ास तौर पर आपको बार बार टकराव, आपके अल्फाज आपके सामने आते रहेंगे। एक है आमोजिश और दूसरा है इक्तिसाब।
एक है आमोजिश और दूसरा इक्तिसाब, जिसको हमने सर्कल किया है। ठीक है, आमोजिश किसको बोलेंगे? पर्टिकुलर सीखना कोई भी चीज। जी जी, सीखने का मतलब। और इक्तिसाबी मीन्स जो नेचुरली होता सारी चीजें। वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने कहा है। आमोजिश यानी जिसको हम रस्मी तौर पर सीखते हैं। आमोजिश के लिए इंग्लिश में लफ्ज़ है लर्निंग। ठीक है, और इक्तिसाब जो फितरी तौर पर होता है, इंसान खुद ब खुद माहौल में रहकर बग़ैर किसी रस्मी, बग़ैर किसी फॉर्मेलिटीज़ के सीखता है, उसे हम इक्तिसाब कहते हैं। इक्तिसाब के लिए इंग्लिश में वर्ड है एक्विजिशन। ठीक है, यस सर। एक्विजिशन। तो यहाँ पर जो मैंने आपसे बात कहा हूँ अभी कि मादरी ज़ुबान को हम देखते हैं कि आपने भी जो उर्दू ज़बान बोलना सीखा है, हमने भी जो उर्दू ज़ुबान बोलना सीखे हैं, तो हमको ये किसी के सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने ख़ुद इसे सुनकर सीखा है। तो कोई भी मादरी ज़ुबान, जिस किसी की भी मादरी ज़ुबान है, वो हम इक्तिसाबी आमोजिश कहलाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो कुछ भी हुनर सीखता है, जो कुछ भी ज़ुबानें सीखता है, जो कुछ भी स्किल सीखता है, वो तमाम के तमाम आमोजिश कहलाएंगे, लर्निंग कहलाएंगे। इन दोनों चीज़ों को आप हर सब्जेक्ट के लिए याद रखिए, इक्तिसाब और आमोजिश। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो किस्म है वो है अलामतों की ज़ुबान। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज। पहले हम ये म्यूट कीजिए प्लीज़, किसकी आवाज़ आ रही है? पहली है इशारों की ज़ुबान, दूसरी किस्म देखी हमने आवाज़ों की ज़ुबान, और तीसरी हमने देखी हैं अलामतों की ज़ुबान। इंग्लिश में कहते हैं उसे सिंबॉलिक लैंग्वेज। ठीक है, अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, आवाज़ों की ज़ुबान या फिर सूतियाती ज़ुबान जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये जो सूतियाती ज़ुबान है, ये जो आवाज़ें हैं, हर आवाज़ के लिए कोई ना कोई मखसूस अलामत है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये जो आपको नज़र आ रहा है मीम, नून, वाव, ये क्या है? इन्हीं को हम अलामतें कहते हैं। ठीक है, जी। और जब इन अलामतों को, इन सिंबल को आवाज़ें दी जाती है तो तहरीरी सूरत वजूद में आती है। ठीक है, तहरीरी जो ज़ुबान है बग़ैर आवाज़ के वो नामुकम्मल है। अगर आवाज़ें हैं तो उनको तहरीरी सूरत दी जाती है, और अगर तहरीरी सूरत है तो उनको आवाज़ें दी जाती हैं। इंग्लिश में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब लैंग्वेज के सिंबल्स हैं। ठीक है, उर्दू के अंदर जितने भी हुरूफ़ तहजी हैं वो सब उर्दू की अलामतें हैं, और उन अलामतों को जब आवाज़ दी जाती है तो फिर वो तहरीरी ज़ुबान बनकर सामने आती है। ठीक है, ये 3 अक़साम आपको देखने को मिलेंगे शुरुआत में। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे है, आपको देखना है बोली ज़ुबान और मादरी ज़ुबान में क्या फ़र्क है। ठीक है, आम तौर पर हम ये समझते हैं और ऐसा समझा भी जाता है कि बोली ज़ुबान में और बोली में और ज़बान में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है, इस तरह की चीज़ें समझा जाता है, क्योंकि आसान नहीं है कि बोली ज़ुबान के अल्फाज को अलग करना एक दूसरे से। ये भी आसान नहीं है कि हम जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो बोली में उसके अल्फाज शामिल ना हो। ठीक है, अक्सर आप जब देखते हैं ख़ास तौर पर कि छोटे इलाके हैं, छोटा गांव है, छोटा देहात है, तो ये उन देहातों में, जैसा कि मिसाल के तौर पर खानदेश का आपने नाम सुना है आपने? जी, खानदेश की छोटी छोटी आपने वीडियो क्लिप देखी हैं जो मज़ाहिया होती हैं? नहीं सर। वो जो क्या नाम है उसका? छोटे दादा। हाँ, छोटे दादा, जैनिया, नाम सुने आपने? जी जी सर जी। जी, तो सर आपने वो चीज़ को देखे होंगे कि उनकी जो ज़ुबान है, वो जो ज़ुबान अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या वो जो बोल रहे हैं अल्फाज, क्या वो तहरीरी सूरत इख्तियार करते हैं? क्या उन्हें तहरीर में लिखा जाता है? नहीं सर, नहीं, कहीं पर भी नहीं। अगर आप में से कोई कोकन में आपके रिलेटिव्स रहते हैं, कोकन में कोई ज़बान इस्तेमाल करते हुए आपके फ्रेंड्स हैं,
तो आप देखिए कि वो उनका जो लहजा है या जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं वो भी तहरीर में नहीं आता। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो जब जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब बोली ज़ुबान है। तो फिर बोली ज़ुबान के बारे में हम ये नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि बोली ज़ुबान एक मख़सूस इलाक़े से वाबस्ता हो सकती है। बोली ज़ुबान एक मख़सूस इलाक़े से वाबस्ता हो सकती है, मख़सूस क़बीले से वाबस्ता हो सकती है। ठीक है, जबकि हम मादरी ज़ुबान की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे घर से शुरू होती है, हमारे ख़ानदान पड़ोस से लेकर एक बड़ा तबक़ा, एक बड़ी कौम मादरी ज़ुबान को इस्तेमाल करती है। ठीक है, बोली ज़ुबान के अंदर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये है कि ये फ़ितरी होती है। ठीक है, और मादरी ज़ुबान फ़ितरी तौर पर सीखता है, दोनों में भी कॉमन चीज़ है। अभी हमने आपसे कहा कि जो बोली ज़ुबान जो खानदेश की हमने मिसाल दी है उसकी तहरीरी शक्ल नहीं है। ठीक है, जबकि अगर कोई ज़ुबान है जिसे हम ज़ुबान का दर्जा दे रहे हैं, मादरी ज़ुबान है, तो उस ज़ुबान पर हम महारत भी हासिल करते हैं और इसी ज़ुबान में हम दीगर उलूम को हासिल करते हैं। यहाँ तक कि आप केजी से लेकर पीजी तक के अपनी मादरी ज़ुबान में आप इल्म हासिल कर सकते हैं, अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं। बोली ज़ुबान के अंदर कोई क़वायद नहीं होते हैं, कोई उसूल व ज़वाबित नहीं होते हैं। ठीक है, मादरी ज़ुबान हम फ़ितरी तौर पर सीखते हैं और वो हम बग़ैर किसी क़वायद के स्कूल आने से कबल ही बच्चा सीख जाता है। ठीक है, इसी तरह इन तमाम चीज़ों को मादरी ज़ुबान के अंदर ख़ास तौर पे बोली ज़ुबान की सरकारी या फिर उसकी रस्मी तौर पर कोई अहमियत हासिल नहीं है, जबकि तमाम एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, कमीशन है, NCF है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005 है, ये जितने भी कौमी तालीमी पॉलिसी हैं 1968 की, ठीक है, ये सब के सब मादरी ज़ुबान की वकालत करते हैं कि हर बच्चे को मादरी ज़ुबान में ही तालीम हासिल करनी चाहिए। मादरी ज़ुबान इंटरलिंक लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, इंटरलिंक लैंग्वेज का मतलब होता है कि वो एक राब्ते का काम करती है। ठीक है, साथ ही साथ मादरी ज़ुबान में तालीम हासिल करने का हमें भारत का दस्तूर भी हमें हक़ देता है। जो भारत का दस्तूर है उसका आर्टिकल 350A के तहत हर कौम को, हर तबके को, हर बच्चे को अपनी मादरी ज़ुबान में तालीम हासिल करने का हक़ हासिल है। ठीक है, इसी के उसूल व ज़वाबित भी होते हैं, इसकी साख्त होती है, तहज़ीब होती है। हमने शुरुआत में इन चीज़ों को डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे देखिए, जिस तरह हमने बोली ज़ुबान देखा, मादरी ज़ुबान देखा, अब उसके बाद आती है मियारी ज़ुबान। सर, ये मादरी ज़बान के लास्ट के 2 पॉइंट समझाइए ना एक बार। मादरी ज़ुबान के बारे में हमने कहा कि मादरी ज़ुबान के उसूल व ज़वाबित होते हैं। ठीक है, बोली ज़ुबान के अंदर कोई उसूल व क़वायद नहीं होते, उसके कोई उसूल नहीं होते हैं, वो सिर्फ बोली जाती है। जबकि मादरी ज़ुबान के उसूल होते हैं, ज़वाबित होते हैं, क़वायद होती है, साख्त होती है। ठीक है, और ये शुरुआत में भी हमने तहज़ीब के बारे में बताएं कि हर ज़ुबान की कोई ना कोई तहज़ीब होती है, हर ज़ुबान का कोई ना कोई इलाक़ा होता है। ठीक है, उसके बाद है मियारी ज़ुबान। मियारी ज़ुबान भी कोई अलग से ज़ुबान नहीं है, ये भी एक तरह की ज़ुबान ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो किसी ख़ास तौर पर क्रिएटेड की हुई हो। मियारी ज़ुबान ख़ास तौर पे कोई भी बोली ज़ुबान भी मियारी ज़ुबान हो सकती है अगर वो इक़्तिदार से ताल्लुक़ रखती हो। ठीक है, अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि पहले ज़माने में जब यहाँ पर मुस्लिम हुक्मरान हुकूमत करते थे, उस ज़माने में उर्दू और फ़ारसी को सरकारी दर्जा हासिल था। ठीक है, था या नहीं था? जी था। जी सर। तो जिस ज़ुबान का ताल्लुक़ इक़्तिदार से होगा, जिस ज़ुबान का ताल्लुक़ हुकूमत से होगा, वो ज़ुबान उस वक्त की या उस दौर की, उस ज़माने की मियारी ज़ुबान कहलाती है। ठीक है, अब हम भारत में रह रहे हैं तो भारत के अंदर ख़ास तौर पे हर स्टेट में अलग अलग ज़ुबानें हैं, अलग अलग मादरी ज़ुबानें हैं, स्टेट लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा हासिल है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर हिंदी क्या हो गई? मियारी ज़बान। मियारी ज़ुबान। तो जब भी आपको सीटेट में या महाटेट में मियारी ज़ुबान नज़र आए, ये टर्म नज़र आए, तो इसका ख़ास तौर पे इसको याद रखने की कुंजी यही है कि उसका ताल्लुक़ इक़्तिदार से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए वही चीज़ हैं दो
जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ज़बान का इक्तिसाब और आमोज़िश, इन दो चीज़ों को आपको CDP के अंदर भी और उर्दू के अंदर भी अच्छे से याद रखना है कि इक्तिसाब क्या है, आमोज़िश क्या है। इक्तिसाब का दूसरा नाम तहसील भी है, ठीक है। इंग्लिश में उसे एक्विजिशन कहते हैं इक्तिसाब को, और आमोज़िश को कहते हैं लर्निंग। ठीक है। इक्तिसाब जो हैं वो फितरी अमल है, ठीक है। आम तौर पर जिस किसी की भी कोई भी मादरी ज़ुबान हो, अगर वो कोई मराठी मीडियम का बच्चा है तो उसकी मादरी ज़ुबान है तो वह मराठी ज़ुबान का अमल इक्तिसाब के ज़रिए अंजाम देगा, ठीक है। अगर कोई मुस्लिम बच्चा है तब भी अगर वो मराठी मीडियम में पढ़ता है या वो मराठी इलाक़े में रहता है, तो जो भी बच्चा अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज फितरी तौर पर इख्तियार करेगा वो उसका इक्तिसाब कहलाएगा, वो उसकी इक्तिसाबी ज़ुबान कहलाएगी, ठीक है। और आम तौर पर ये जो इक्तिसाब का अमल है वो फितरी तौर पर होता है, और ये जो सब सीखने के जो मौक़े मिलते हैं वो सब के सब नीम शऊरी हालत में हमें मिलते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान है तो उसकी मादरी ज़ुबान उर्दू ही हो, कोई मराठी है तो उसकी मराठी मादरी ज़ुबान कंपलसरी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो भी ज़ुबान वो फितरी तौर पर सीख रहा है, जो भी ज़ुबान वो नेचुरली सीख रहा है, तो वो उसकी इक्तिसाब कहलाएगा। अगर मुसलमान है, अगर वो केरला में रहता है तो वहाँ पर उर्दू चलती है क्या? नहीं चलती। वहाँ पे मलयालम चलेगी, तो वो आसानी से अपने माहौल के अज़ा से, अपने अतराफ़ से, सराउंडिंग से, पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, स्कूल से ख़ुद ब खुद वो मलयालम ज़ुबान को सीख जाएगा, तो वो ज़ुबान उसकी मादरी ज़ुबान कहलाएगी और इक्तिसाब का अमल कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह जब हम आमोज़िश की हम बात करते हैं तो आमोज़िश जब भी लफ्ज़ आ जाए तो समझ जाना लर्निंग, रस्मी तौर पर हम उसे सीखते हैं, फॉर्मली हम किसी ज़बान को सीखते हैं तो वो आमोज़िश कहलाएगा, ठीक है। बाकायदा स्कूल के ज़रिए, मेंटर के ज़रिए, ट्यूटर के ज़रिए, मश्क के ज़रिए, और हम उन चीज़ों पर सीख कर महारत हासिल करते हैं, उन चीज़ों को हम आमोज़िश के ज़ुमरे में शामिल करेंगे। इक्तिसाब का अमल यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट्स में कि ये नीम शऊरी हालत में होता है, यानी कि हम जो चीज़ें सीख रहे हैं जानबूझ कर नहीं सीखते, हम अतराफ़ के माहौल से ख़ुद ब खुद सीख जाते हैं, इसीलिए इक्तिसाब का जो अमल है वो नीम शऊरी हालत में होता है। जबकि आमोज़िश की हम बात करते हैं तो वो शऊरी हालत में होता है, स्कूल के असातिज़ा के ज़रिए हम सीखते हैं, अपने वालिदैन के ज़रिए बाज़ाब्ता सीखते हैं, या क़वाइद को के ज़रिए हम सीखते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर उर्दू आपकी मादरी ज़ुबान है तो आपने इक्तिसाब के अमल के ज़रिए उर्दू को सीखा है, लेकिन आप इंग्लिश है, मराठी है, तो आप उसको कैसे सीखते हैं? स्कूल के ज़रिए, मेंटर के ज़रिए, ट्यूटर के ज़रिए, क़वाइद के ज़रिए, ये आमोज़िश कहलाएगी। मादरी ज़ुबान के अलावा कोई भी दीगर ज़ुबान जब आप हासिल करते हैं, सीखते हैं, तो वो आमोज़िश के ज़ुमरे में शामिल हो गए। तो इक्तिसाब और आमोज़िश दोनों चीज़ें क्लियर हो गई जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ज़बान के बारे में जब से हम शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं, ज़बान की आमोज़िश है या ज़बान की हुसूली याबी है, उसके ताल्लुक़ से तालीमी मैदान में, क्योंकि हम सीटेट पढ़ रहे हैं, हम महाटेट पढ़ रहे हैं, उसके अंदर उर्दू ज़ुबान हम पढ़ रहे हैं, तो फिर इतनी सब चीज़ें होने के बावजूद ज़ाहिर सी बात है कि ज़बान के सीखने के ताल्लुक़ से माहिरीन नफ्सियात क्या कहते हैं, ठीक है। ज़बान के ताल्लुक़ से दीगर माहिरीन नफ्सियात क्या कहते हैं, ज़बान के सीखने अमल के लिए, आमोज़िश के लिए, उसकी हुसूलियाबी के लिए क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब हम CDP पढ़ेंगे, जब आप सीटेट पढ़ते हैं या महा TET पढ़ते हैं, तो कुछ स्कूल ऑफ थाट्स हैं। स्कूल ऑफ थाट्स से मुराद ये कि कुछ नज़रियात हैं जो सीटेट के अंदर, CDP के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से मेन जो है वो किरदारियत पसंद है, ठीक है। किरदारियत पसंद से मुराद बिहेवियरिस्ट, ठीक है, उर्दू में, इंग्लिश में बिहेवियरिस्ट कहते हैं। जो किरदारियत पसंद साइकोलॉजिस्ट हैं, नफ्सियात पर मबनी माहिरीन हैं, उनमें शुमार होता है IP पॉलो का और BF स्किनर का। दो नाम आपको नज़र आ रहे हैं, IP पॉलो और BF स्किनर। इन्होंने ज़बान के ताल्लुक़ से अपनी नज़रियात को वाज़ेह किया। दोनों भी किरदारियत पसंद हैं, बिहेवियरिस्ट हैं।
आमोजिश के ताल्लुक़ से वो क्या कहते हैं, पालोबी और स्किनर, वो कहते हैं कि ज़बान के लिए मुहर्रिक ज़रूरी है। ज़बान जो है मुहर्रिक और रद्द अमल इन दोनों का ताल्लुक़ है, मुहर्रिक और रद्द अमल, ठीक है, इन दोनों के माबैन ताल्लुक़ को आमोजिश कहते हैं। ज़बान की आमोजिश कैसे पैदा होगी, मुहर्रिक और रद्द अमल। मुहर्रिक को इंग्लिश में कहते हैं मोटिव, मोटिव MOTIVE, ठीक है, और रद्द अमल का मतलब होता है रिस्पॉन्स। किसी चीज़ की वजह से ज़रूरत भी एक मुहर्रिक है, अपने जज्बात को, अपने ख़यालात को इजहार करने के लिए आपके अंदर एक मुहर्रिक जागता है, आपको तहरीक मिलती है, और उस तहरीक के नतीजे में आप अपने जज्बात और ख़यालात को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, बात करते हैं, वो आपका रद्द अमल है। साथ ही साथ ज़बान की आमोजिश नक़ल के ज़रिए भी आती है। छोटे जितने भी बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जिनका बचपन है, ठीक है, कोई इन्फेंसी में हो या इब्तिदाई बचपन में हो या आखिरी बचपन में हो, तो ये जो बचपन है वो नक़ल के ज़रिए ज़बान को सीखता है, मश्क़ के ज़रिए ज़बान सीखता है, ठीक है, और माहौल से ताल्लुक़ से के नतीजे में ज़बान सीखने का अमल। जितना बच्चा माहौल के अंदर रहेगा, ठीक है, आम तौर पर अगर जितना अच्छा माहौल आप बच्चे को फ़राहम करोगे बचपन के अंदर, कम उम्री में, और वो उसके माहौल में, उसके फ़ैमिली के अंदर जितनी अच्छी ज़ुबान बोली जाएगी उतनी अच्छी उसकी ज़ुबान ख़ुद ब खुद डेवलप होती है, ठीक है। तो ज़बान के जो माहिरीन हैं उसके अंदर दो चीज़ों को हमने देखा, IP पालो और BF स्किनर। उनका नज़रिया भी हमने देखे कि ज़बान क्या है, मुहर्रिक और रद्द अमल के बीच में माबैन ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने वाला एक चीज़ है, ठीक है। नॉम चॉम्स्की के बारे में मशहूर है, इनकी थ्योरी अक्सर CDP के अंदर भी, और हिंदी हो आपकी लैंग्वेज सेकंड, या मराठी हो या इंग्लिश हो या उर्दू हो, नॉम चॉम्स्की के बारे में हर मज़मून में सेकंड लैंग्वेज हो या फ़र्स्ट लैंग्वेज सवालात पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नॉम चॉम्स्की के अंदर इसकी थ्योरी आपको CDP के अंदर भी पढ़ना है। CDP के अंदर भी यही चीज़ पढ़ना है कि नॉम चॉम्स्की ने ज़बान के डेवलपमेंट के लिए, ज़बान की आमोजिश के लिए क्या नज़रिया पेश किया, ठीक है। तो नॉम चॉम्स्की ने क्या नज़रिया पेश किया, बहुत आसान है, 2-3 पॉइंट के ज़रिए आपको याद रखना है, ठीक है। नॉम चॉम्स्की का जो नज़रिया है, नॉम चॉम्स्की की जो थ्योरी है, ये 4 पॉइंट के अलावा पूरे CDP में, पूरे CTET में, महाटेट में और दूसरी जगह पर इनका दूसरा नज़रिया कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसी नज़रिए के साथ इनको ये, मिसाल के तौर पे ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि थॉर्नडाइक है, ठीक है, स्किनर हैं, और भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको एक से ज़ायद मरतबा आप उसका ज़िक्र पढ़ते हैं, उनकी एक से ज़ायद थ्योरीज आप पढ़ सकते हैं, लेकिन नॉम चॉम्स्की के बारे में इतने ही पॉइंट आपको हर सब्जेक्ट में याद रखना है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, जो नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि हर बच्चे के अंदर जो पैदा होता है उसके अंदर एक सीखने की सलाहियत ऑलरेडी उसके अंदर होती है, पैदाइशी तौर पर बच्चे के अंदर सीखने की सलाहियत होती है, ठीक है। हर बच्चे के अंदर ज़बान के सीखने की खुदादाद सलाहियत होती है। इंग्लिश में खुदादाद सलाहियत को ही इनेट एबिलिटी कहते हैं, INNATE, इनेट एबिलिटी, खुदादाद सलाहियत। तो नॉम चॉम्स्की का कहना है कि हर बच्चे के अंदर पैदाइशी तौर पर बच्चा ज़बान को सीखने की सलाहियतें लेकर पैदा हुआ, वो आसानी से किसी भी ज़बान को सीख जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर बच्चे के अंदर ज़बान को सीखने का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मौजूद होता है, उसे हम इनेट एबिलिटी कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है आपको जो नज़र आ रहा है वो ये है कि पैदाइशी तौर पर हर बच्चा एक आला अपने अंदर रखता है। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे के दिमाग में एक आला है, एक डिवाइस है, इट्स नॉट अ हार्डवेयर। एक डिवाइस है मतलब ये नहीं समझना है कि कोई ना कोई चिप है या कोई ना कोई बटन है हमारे दिमाग में, बल्कि एक आला है जिसका नाम है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, जिसके ज़रिए ज़बान सीखने के अमल को बच्चा आसानी से मुकम्मल करता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, और ज़बान सीखने के उसूल और इसके अज़ाय पैदाइशी तौर पर बच्चा फितरी तौर पर होते हैं, क्योंकि हर बच्चा, हमने आपसे कहा कि मादरी ज़ुबान अगर वो सीख रहा है तो सबसे पहले कोई भी बच्चा अपनी मादरी ज़ुबान सीखता है, और मादरी ज़ुबान सीखना क्या है, एक्विजिशन है।
इक्तिसाब है। तो जब हमने देखा कि उर्दू ज़ुबान भी जब हमने और आपने सीखे हैं तो ये भी इक्तिसाब के अमल के ज़रिए सीखी है, एक्विजिशन के ज़रिए सीखी है। तो इसमें हमने ना क़वाइद देखा, ना हमको किसी ने पढ़ाया। इसका मतलब ये है कि हमारे जहनों में अल्लाह तबारक व तआला ने खुदादाद सलाहियत दी है, एक एक्विजिशन डिवाइस दिया है, एक इक्तिसाब का आला दिया है, जिसमें हम उसके उसूल और उसके अज्जा हर बच्चे के अंदर ख़ास तौर पे अगर वो मराठी किसी की फ़ितरी ज़बान है तो वो ख़ुद ब खुद सीख जाएगा मराठी। अगर मादरी ज़बान उर्दू की किसी की है तो वो ख़ुद ब खुद सीख जाएगा फ़ितरी तौर पर। ये नोम चॉम्स्की का कहना है। क्या याद रखना है आपको? यही पॉइंट आपको याद रखना है। हर बच्चे के अंदर इन्नेट एबिलिटी होती है, खुदादाद सलाहियत होती है। उसने कहा कि ज़बान सीखने के लिए हर बच्चे के अंदर एक डिवाइस है। उस डिवाइस का नाम क्या है? लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, लैंग्वेज जी, डिवाइस। ठीक है। और हर बच्चे के अंदर पैदाइशी तौर पर उसके अज्जा, उसके उसूल सीखने के फितरी तौर पर होते हैं। ये उसके बारे में आपको याद रखना है। और क्या कहा नोम चॉम्स्की ने? कहा कि पैदाइश के बाद जो कुछ भी माहौल की आवाज़ें हैं वो सुनकर बच्चा ज़बान सीखने की सलाहियत मुतहरिक हो जाती है। माहौल क्या तरह? माहौल से मुराद क्या? इससे पहले भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, जहाँ कहीं भी आपको सीटेट के अंदर, सीडीपी के अंदर, महाटेट के अंदर माहौल नज़र आएगा तो माहौल के अंदर उसके वालिदैन, उसके भाई बहन, स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, ये सब चीज़ें शामिल रहेगी। ठीक है। माहौल का मतलब सिर्फ हवा, पानी, झाड़, पौधे नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर माहौल से मुराद उसके फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, ये सब चीज़ें आएंगे। स्कूल टीचर्स, उनकी आवाज़ें सुनकर बच्चे की जो ज़बान सीखने की सलाहियत है वो एक्टिवेट हो जाती है, वो मुतहरिक हो जाती है, उसे मोटिवेशन मिलता है। और नोम चॉम्स्की कहते हैं कि हर बच्चे में फितरी तौर पर एक सॉफ्टवेयर होता है, जो क़वायद होता है वो भी फितरी तौर पर बच्चा सीखता है, और उसी क़वायद को यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर यानी कि अगर अमेरिका में भी कोई बच्चा है तो उसके अंदर भी मादरी ज़ुबान को सीखने की फितरी सलाहियत मौजूद है, बग़ैर किसी क़वायद के, बग़ैर किसी उसूल के। अगर अफ्रीका में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने यूनिवर्सल ग्रामर फ़िट किया है, जो वहाँ की अफ्रीकन लैंग्वेज को बआसानी सीख पाएगा। और ये जो कुदरती तौर पर बच्चे के अंदर सलाहियत है ज़बान सीखने की, उसी को हम इन्नेट एबिलिटी कहते हैं, इन्नेट लैंग्वेज कहते हैं, जो बच्चा अपने पेरेंट्स से जीन के ज़रिए अपने अंदर लाता है। ठीक है। तो ये नोम चॉम्स्की के बारे में याद रखना है। नोम चॉम्स्की की और कोई भी थ्योरी नहीं है। नोम चॉम्स्की का जब भी ज़िक्र आएगा, नाम सामने आएगा, तो बस इतने पॉइंट याद रखने का। उसने कहा कि खुदादाद सलाहियत बच्चों के अंदर होती है। उसने कहा कि हर बच्चे के अंदर एक LED होता है। उसने कहा कि यूनिवर्सल ग्रामर बच्चे के अंदर होता है। फितरी तौर पर बच्चा हर ज़बान को सीख सकता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़े। जी सर। उसके बाद देखिए, जिस तरह अभी हमने आपको बताएं, ज़बान के सीखने के लिए, ज़बान की आमोजिश के लिए जो हमने नज़रियात देखे वो बिहेवियरिस्ट के देखें, किरदारियत पसंद के देखें। ठीक है। अब देखना है कंस्ट्रक्टिविस्ट। शुरुआत में मैंने आपसे कहा यहीं पर कि CDP के अंदर या माहिर नफ्सियात के अंदर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, नज़रियात रखने वाले अलग अलग ग्रुप्स हैं। गेस्टाल्ट थ्योरीज़ हैं, या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज़ हैं, या बिहेवियरिस्ट हैं, किरदारियत पसंद। उन्हीं में कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी तामीरियत पसंद भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जिसके अंदर वाज़े नाम से मशहूर हैं जैन पियाजे और वाइगोट्स्की। जैन पियाजे और वाइगोट्स्की। CDP के अंदर भी इनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं उर्दू के अंदर क्योंकि हमको ये जानना है कि पियाजे और वाइगोट्स्की का ज़बान की आमोजिश के ताल्लुक़ से क्या कहना है।
ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है ख़ास तौर पे एतदाल की राह इख्तियार करते हैं। एतदाल की राह से मुराद बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भी नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं। तो जो किरदारियत पसंद हैं, जो बिहेवियरिस्ट हैं, उनके मुताबिक आमतौर पर हमको ये देखने को मिलता है। तो वो कहते हैं कि बच्चा जो है उसका जो जहन है कोरी स्लेट की मानिंद है, यानी कि वो आमतौर पर एक्सट्रीम लेवल पे हैं कि बच्चे का दिमाग बिल्कुल एक कोरी तख्ती की मानिंद है, कोरी स्लेट की मानिंद है कि बच्चे के अंदर जो कुछ भी आप डालोगे वो सीख जाएगा, जो कुछ भी वो देखेगा वही सीखेगा, वो उसको कुछ नहीं समझता। यानी बच्चे को एकदम वो ब्लैंक स्लेट के तरीके से वो ट्रीट करते हैं। ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है स्कूल ऑफ थॉट की, बिहेवियरिस्ट की। दूसरी तरफ हमने नॉर्म चॉम्स्की को देखे तो नॉर्म चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे के अंदर ख़ास तौर पे उसके अंदर पैदाइशी सलाहियत होती है ज़बान को सीखने की, ठीक है। एक ऐसे बिहेवियरिस्ट की एक लेवल ये है कि वो बच्चे को कुछ भी नहीं मानते। नॉर्म चॉम्स्की है वो कहते हैं कि बच्चे के अंदर ख़ुद ये सलाहियतें होती हैं। उसके बाद जो पैजे और वाइगोट्स्की हैं, जिसको हम तामीराती जहन के मानते हैं, जिसको हम कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, वो कहते हैं कि बच्चा इल्म, कंस्ट्रक्टिविस्ट या तामीराती स्कूल ऑफ थॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका मानना है कि बच्चा जो इल्म की तश्कील करता है, बच्चा जो सीख रहा है, बच्चा अपने हवासे खमसा के ज़रिए एक इल्म की तश्कील करता है, ठीक है। क्या करता है? हवासे खमसा के ज़रिए, वो अपने सेंसेस के ज़रिए, तजुर्बात के ज़रिए, सेंसेस से सीखना मतलब तजुर्बात के ज़रिए सीखना। अल्लाह ताला ने उसके बॉडी में जो कुछ भी सेंसेस दिए हैं उन सेंस की मदद से सीखना, ये और उसकी मदद से वो उन एक्सपीरियंस की बुनियाद पर अपने इल्म की तामीर करता है। ये कहना है कंस्ट्रक्टिविस्ट का, ठीक है। उसी के अंदर एक थ्योरी आपको देखने को मिलेगी ख़ास तौर पर वाइगोट्स्की की और पैजे की। वाइगोट्स्की की थ्योरी जब आप देखेंगे, पैजे की थ्योरी जब आप देखेंगे, इंशाल्लाह इसी के अंदर हम बताएंगे सीडीपी के अंदर। पैजे की थ्योरी जब आप देखेंगे, कॉग्निटिव थ्योरी यानी कि जहनी तरक्की की थ्योरी जब आप देखेंगे, इंशाल्लाह उसको हम डिटेल में अलग से बताएंगे। पैजे और वाइगोट्स्की की थ्योरी, पैजे ख़ास तौर पे जहनी तामीर के यानी कि जहनी नशोनुमा किस तरह होती है उसको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, उसके स्टेप्स हैं, इंशाल्लाह वो हम डिटेल में आपको बताएंगे। इसी तरह इसके बरक्स वाइगोट्स्की हैं, तो वाइगोट्स्की का भी एक अपना नज़रिया है जिसके अंदर उन्होंने ZPD का नज़रिया पेश किए। ZPD क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उर्दू में उसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि वाइगोट्स्की कहते हैं कि हर बच्चे के अंदर डेवलपमेंट का एक ऐसा हिस्सा आता है जहाँ पर आपको उसके महारत हासिल करने तक उसकी मदद करनी होती है। एक ऐसा मरहला होता है जहाँ पर बच्चे को उसके एक्चुअल पोटेंशियल से, हकीकी पोटेंशियल से, वो जिस लायक है उसका मैक्सिमम पोटेंशियल तक उसको ले जाना होता है, ठीक है। और उस मैक्सिमम पोटेंशियल तक, उस मुमकिन लेवल तक ले जाने के लिए जो मरहला है उसे हम ZPD कहते हैं, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और उसी के अंदर एक बच्चा है, मिसाल के तौर पर साइकिल चलाने की मिसाल दी जाती है इसके अंदर कि जब बच्चा साइकिल चलाता है या कोई चीज़ जब सीखता है, मान लीजिए कि राइटिंग की मिसाल आप ले लीजिए कि जब बच्चे छोटे होते हैं, प्राइमरी जमातों के होते हैं, तो वहाँ पर वो लिखना सीखना चाहते हैं, उनकी राइटिंग आप सुधारने की कोशिश करते हैं, उन्हें अल्फाज को पढ़ना सिखाते हैं। तो आप क्या करते हैं? अपने हाथों से नोटबुक के ऊपर खुश ख़त में लिख कर देते हैं, और तब तक देते हैं जब वो अपनी हकीकी पोटेंशियल से लेकर उसके
टारगेट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच जाता। जब तक आपको नहीं लगता कि उसकी राइटिंग अच्छी हो चुकी है, उसको पढ़ना आता है, तब तक आप उसकी सफ़े देकर उसके ऊपर आप फर्स्ट लाइन में लिखकर उसकी मदद करते हैं। तो ये क्या है? स्काफ फोल्डिंग है, मचान बंदी है। उर्दू में मचान बंदी कहते हैं स्काफ फोल्डिंग के लिए, ठीक है। दूसरी मिसाल साइकिल की है। जब बच्चा आपके घर का साइकिल चलाना सीखता है तो आप क्या करते हैं? कोई ना कोई जो भी साइकिल सिखा रहा है वो उसके पीछे से उसको सपोर्ट देते हैं, और तब तक सपोर्ट देते हैं जब तक वो खुद से साइकिल को रन कर नहीं लेता। तो जो आपका पीछे साइकिल को पकड़ना है वही आपका टेम्पररी हेल्प को ही स्काफ फोल्डिंग कहते हैं। उस वक्ती मदद को ही, जुज़वी वक्ती मदद को ही उर्दू में मचान बंदी कहते हैं, स्काफ फोल्डिंग कहते हैं। ये चीज़ें आपको वैगोट्स्की के नज़रिए में देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो उस दौरान बच्चे को टारगेट पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए मदद कर रहा है, जो साइकिल पीछे से पकड़ रहा है, उसे कहते हैं MKO। MKO से जी मोर नॉलेजेबल जी, उसी को हम MKO कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको इंशाल्लाह CDP के पीरियड में डिटेल में लेंगे हम, प्याजे के भी और वैगोट्स्की भी। इसी तरह वैगोट्स्की के नज़रिया जब आप पढ़ेंगे तो वैगोट्स्की के अंदर ख़ास तौर पे वैगोट्स्की का नज़रिया ऐसा है कि वो कहता है कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं ज़बान, वो समाजी तामुल के नतीजे में सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन के नतीजे में सीखते हैं। MKO का फुल फॉर्म बोलिए ना सर। MKO का फुल फॉर्म है मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर जो है वो कोई भी हो सकता, उसका पीयर ग्रुप भी हो, पर्सन भी हो सकता है, यानी उसका दोस्त भी हो सकता है, उसका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, उसका उस्ताद भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो उसको सिखाने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो ये थी प्याजे के कुछ पॉइंट्स। उसके बाद वैगोट्स्की के बारे में भी आप देखेंगे तो वैगोट्स्की क्या कहता है कि जब बच्चा ज़बान सीखता है समाजी तामुल के नतीजे में सीखता है, ठीक है। और ज़बान की नशोनुमा के दौरान जो बच्चा है दो तरह की बोली बोलता है। जब वो लैंग्वेज सीखता है तो दो तरह की ज़बान में वो बोली बोलता है, एक है ईगोसेंट्रिक और दूसरा है सोशल। ईगोसेंट्रिक से क्या मुराद है? ईगोसेंट्रिक को हम उर्दू में कहते हैं अनापरस्त। अनापरस्त से मुराद वो बड़ों वाला ईगो नहीं जो बड़ों के अंदर होता है, वो अनापरस्ती नहीं जो बड़ों के अंदर होती है। यहाँ पर बच्चों की अनापरस्ती से मुराद वो ख़ुद को मुखातिब करता है, ईगोसेंट्रिक, अपने आप से बातें करता है, ठीक है। और दूसरा है सोशियोसेंट्रिक। सोशियोसेंट्रिक से मुराद वो जो समाजी ज़ुबान का इस्तेमाल करता है दूसरों को मुखातिब करने के लिए, खुद के अलावा। ओके, तो अब ये याद रखें कि जब भी आप प्याजे को और वैगोट्स्की को पढ़ें तो दोनों को साथ में पढ़ें। CDP के अंदर भी हम जब इसको पढ़ाएंगे डबल से तो इन दोनों को साथ में पढ़ाएंगे। प्याजे का पूरा नज़रिया जो है वो ज़हनी डेवलपमेंट के ऊपर बात करता है, ठीक है, कि जब अगर उसका वफ़ूक़ी यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो ही उसका दीगर डेवलपमेंट होगा, ये प्याजे कहते हैं। जबकि वैगोट्स्की का कहना है कि जब सोशल इंटरेक्शन जितना अच्छा होगा, समाज का माहौल जितना अच्छा मिलेगा, इन्वायरमेंट जितना अच्छा मिलेगा, उतना अच्छा उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा, उतना उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, वफ़ूक़ी तरक्की होगी। ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट में हैं, ठीक है, प्याजे और वैगोट्स्की। सर प्याजे क्या बोलते हैं? प्याजे का पूरा जो नज़रिया है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को उर्दू में कहते हैं वफ़ूक़ी नज़रिया, ज़हनी तरक्की का नज़रिया, मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। अगर जहन डेवलप हुआ तो ज़बान डेवलप होगी, उसका अगर वफ़ूक़ी तरक्की हो रही है तो ही उसका ज़बान तरक्की करेगी। वैगोट्स्की कहते हैं कि भाई जहन जो डेवलप होगा उसकी वफ़ूक़ी डेवलपमेंट
का ताल्लुक़ ज़बान से नहीं है। ज़बान जो सीखेगा वो उसके सोशल इंटरेक्शन से सीखेगा, समाजी सकाफ़ती के ज़रिए सीखेगा। ठीक है जी। अब आइए, जो मैंने आपको बताया कि पैजे किस तरह किस चीज़ के ऊपर फोकस देते हैं, तो पैजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से, ज़बान के ताल्लुक़ से क्या कहते हैं, लैंग्वेज के ताल्लुक़ से क्या कहते हैं, कैसे सीखता है, तो ये 1 बाय 1 उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। पैजे कहते हैं कि जो मेन कंसेप्ट उन्होंने जो बताए हैं, सबसे पहला जो कंसेप्ट है लर्निंग के लिए, आमोज़िश के लिए, वो है स्कीमा। ठीक है, स्कीमा क्या चीज़ है, कोई बता सकता? सीटेड में आपने पढ़े होंगे। स्कीम, आई थिंक सो, स्कीम जो बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी गवर्नमेंट की एक स्कीम निकली है कि सिलाई मशीन की जो स्कीम निकली है कि इतने 3 महीने की ट्रेनिंग है या फिर 6 दिन की ट्रेनिंग है, तो उसके बाद आपको मतलब सिलाई मशीन लेने के लिए भी मतलब आपको तो उसके बाद वो लोग आपको अलाउ करेंगे सिलाई मशीन। तो ये एक स्कीम ही है। चलिए माफ़ कीजिएगा, ये है स्कीमा। ठीक है, ये स्कीम नहीं है, वो ये कोई पॉलिसी या कोई वो चीज़ नहीं है, ये है स्कीमा। स्कीमा से मुराद ये एक सेट ऑफ पैटर्न है, खाका है, तस्वुराती खाका जो बच्चे के जी बच्चे के दिमाग में मौजूद है, बच्चा खुद से बना लेता। जी, ये तस्वुराती खाका है, सेट ऑफ पैटर्न हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, रिलेशनशिप्स हैं, डिवाइस हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे तस्वुरात बच्चे के जहन में मौजूद हैं। जितना जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो बहुत सारे सेट ऑफ पैटर्न्स के जहन में तरतीब खुद ब खुद होने लगते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे जैसे बच्चा स्कूल जाता है, मालूमात हासिल करता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारे स्कीमा तैयार होते हैं। स्कीमा बोले तो वो लाडली बहन वाली स्कीम नहीं, बल्कि कौन सी स्कीमा, एनिमल्स। तो बच्चे के जहन में एनिमल का खाका तैयार हो गया कि देयर आर एनिमल्स, वो हैव 4 legs, टेल। ठीक है, कि एनिमल्स हैं, उनकी दुम होती है और उनके 4 पैर होते हैं, वो फॉरेस्ट यानी जंगल में रहते हैं। ये एक स्कीमा है। उसके बाद रिलेशनशिप्स हैं, मिसाल के तौर पे अपने फैमिली मेम्बर्स के ताल्लुक़ से कि हमारे रिलेटिव हैं, चाचा है, मामा है, ताए, इस तरह का एक स्कीमा उसके जहन में तैयार है। इसी तरह सेट ऑफ पैटर्न्स हैं, यानी जानदार हैं, बेजान हैं, बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं, पीने की चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है। ये पूरा जो तस्वुरात हैं जो ऑर्गेनाइज्ड वे में बच्चे के जहन में बैठा हुआ है, दैट ऑर्गेनाइज पैटर्न खाका, उसी को हम स्कीमा कहेंगे। ओके, समझ में आया? जी। अब जो स्कीमा है उसके बारे में दूसरा कंसेप्ट है असिमिलेशन। ठीक है, अब मैंने आपको मिसाल दिया कि एनिमल्स हैं, उस एनिमल्स में उसको तो इतना बता दिया गया कि जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो हमारे घरों में नहीं होते हैं, वो हम उसे घर में नहीं रखते, बोल के जंगल में रहते हैं, उनको 4 पैर होते हैं और उनकी दुम होती हैं। ये उसके स्कीमा जहन में बैठा हुआ है। अब हुआ यूं कि बच्चा घर में खेल रहा है और उसके सामने एक बिल्ली आ जाती है अचानक। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जी। वो क्या करेगा, बच्चा डर जाएगा। अगर उसको कह दिया गया मिसाल के तौर पे कि शेर जो है वो जंगल का राजा है, टाइगर जो है वो जंगल का राजा है, बहुत डेंजर होता है, उसके नाक और मुंह के बीच में बड़े बड़े बाल होते हैं, पट्टे होते हैं। ठीक है, अगर अचानक उसने बिल्ली देख लिया और उस बिल्ली को उसने शेर समझ लिया। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, एक बिल्ली को शेर समझना है और ख़ुद बिल्ली का उसके सामने आना है। 2 नई चीज़ें हैं। ठीक है, एक बिल्ली उसके सामने आ जाती है तो वो शेर समझ लेती है। ठीक है, तो जब उसे उसके मम्मी समझाते हैं कि बेटा ये शेर नहीं है, ये बिल्ली है। क्या है? बिल्ली है।
और शेर जो है वो जंगल में रहता है, बड़ा होता है, डेंजरस होता है। ये बिल्ली है जो मासूम है, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो जो उसका सेट ऑफ पैटर्न्स था, जो स्कीमा में जहन बैठा हुआ था कि एनिमल्स होते हैं, 4 पैर होते हैं, उसके अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड हुई बिल्ली के ताल्लुक़ से, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऐड हुई, ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हुई किसके अंदर, स्कीमा के अंदर। तो यही एडिंग स्पेसिफिक और न्यू इन्फॉर्मेशन इन स्कीमा इज़ नोन एज एसिमिलेशन। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? जी। और जो दूसरा जो उसने जी दूसरा जो उसने इंफॉर्मेशन को कोड किया, जो बिल्ली के ताल्लुक शेर के ताल्लुक से जो इंफॉर्मेशन थी उसने बिल्ली को यूज़ कर दिया, वही इंफॉर्मेशन कोडिंग किया। लेकिन जब करेक्शन हो गया, करेक्शन जो किया उसने एडजस्टमेंट किया कि भाई ये जो हुलिया जो बताया गया था मुझे, वो शेर का अलग है, ये बिल्ली का अलग है। ठीक है, तो उसने क्या किया, शेर की इंफॉर्मेशन, हाँ उसने क्या किया, बिल्ली की इंफॉर्मेशन बिल्ली को सेट कर दिया और शेर की इंफॉर्मेशन सेट के शेर के जो खाका था जहन में उसको मैनिपुलेट कर दिया। ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे अकोमोडेशन, प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग मैनिपुलेटिंग इन एग्जिस्टिंग स्कीम ड्यू टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, अकोमोडेशन से मुराद क्या रहेगा, एडजस्टिंग और मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग ऑलरेडी इन द स्कीमा। असिमिलेशन यानी न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, अकोमोडेशन को यानी कि मैनिपुलेट करना, एडजस्ट करना। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, अब ये कोई स्टेप बाय स्टेप होने वाले काम नहीं है, फुर्सत में होने वाले काम नहीं है कि पहले ऐसा समझा उसने फिर उसके बाद ये समझेगा ये समझेगा। ये सब मेंटल प्रोसेस हैं, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम, ये सब मेंटल प्रोसेस हैं। ये एक जहनी अमल है जो विद इन द सेकंड अंजाम पाते हैं बच्चे के जहन में। ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये भी विद इन ए सेकंड होने वाला काम है, जिसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द assimilated information and the information you encountered in the outside of the world। ठीक है, कि जब बच्ची ने शेर को बिल्ली समझ लिया था, बाद में उसने इक्विलिब्रियम बैलेंस कर दिया कि नहीं ये जो बिल्ली है ये बिल्ली ही है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शेर की अलग हैं। ठीक है, तो ये जो बैलेंसिंग है दोनों भी चीज़ों को, जो उसने मिसकंसेप्ट हुआ, जो इन्फॉर्मेशन गलत ऐड किया था, मैनिपुलेट किया था, उसको बैलेंस करना यानी इक्विलिब्रियम कहलाता है। ये सब मेंटल प्रोसेस हैं, ज़हनी आमाल हैं जो जैन पैजे ने आपको बताए। ओके, समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम है इन तीनों में, चारों में? सर इक्विलिब्रियम समझाइएगा ना जी सर, तीनों एक साथ रिपीट करिए एक बार। देखिए, आसान तरीके से मैं समझ जाऊँ तो आप इसको स्टेप वाइज मत समझिए। पहली बात, दीज आर नॉट स्टेप वाइज मैटर के एक के बाद एक होंगे, ऐसा नहीं है। ये सब के सब मेंटल प्रोसेस हैं, ज़हनी आमाल हैं। इसकी माँ एक तसव्वुराती खाका है, सेट ऑफ पैटर्न से जो बच्चे के जहन में तसव्वुरात हैं। बहुत सारे तसव्वुरात हैं बच्चे के जहन में, जानवर हैं, इंसान है, चरिंद है, परिंद है, आबी जानदार हैं, सब ये सेट ऑफ पैटर्न बच्चे के जहन में। अगर उन चीज़ों के अंदर कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, उन बच्चे के स्कीमा के अंदर कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, तो वो कहलाएगा एसिमिलेशन। ठीक है जी। और उस जो कुछ भी स्कीमा उसके जहन में खाके में मौजूद थी इन्फॉर्मेशन, अगर वो, मैंने आपको मिसाल दिया, बिल्ली को शेर समझता है या गधे को घोड़ा समझता है, घोड़े को गधा समझता है, ठीक है, तो वो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यहाँ पे नीचे आएगा डिसइक्विलिब्रियम। बिल्ली को शेर समझ लिया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, फिर उसने उसी को मैनिपुलेट कर दिया, एडजस्ट कर लिया, वो इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, अब एडजस्ट करने के बाद उसने क्या किया, जो भी उसकी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी शेर के बारे में, तो उसको उसने क्या किया, मैनिपुलेट किया, एडजस्ट किया कि शेर इतना छोटा नहीं होता, शेर बड़ा होता है और वो जंगल में रहता है। तो ये क्या कहलाएगा, एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना, अकोमोडेशन कहलाएगा। ओके,
जी। ठीक है। दोनों की थ्योरी को हमको डबल से पढ़ना है सीडीपी के अंदर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। प्याजे का जब भी जिक्र आएगा तो प्याजे की जो थ्योरी है सीडीपी के अंदर भी हमको दोनों भी महाटेट और सीटेट दोनों के अंदर आपको पढ़ना है। प्याजे का जो थ्योरी है उसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, बफूकी या ज़हनी तरक्की का नज़रिया, ठीक है। प्याजे कहते हैं कि अगर उसकी मेंटल एबिलिटी या ज़हनी तरक्की हमने करते हैं तो बाकी सब चीज़ें उसकी डेवलप होगी, ठीक है। समाजी रिलेशनशिप बराबर रहेगी, लोगों से तामुलात वो बराबर करेगा, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। जबकि उसके बरक्स वाइगॉट्स्की का कहना है कि ज़हनी तरक्की डिपेंड करती है समाजी रवाबित के ऊपर, ठीक है, उसके माहौल के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा माहौल होगा वैसा उसका डेवलपमेंट होगा। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बरक्स हैं। फ़र्क समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे, दीगर नज़रियात को इंशाल्लाह हम देखेंगे। ओके, आज के दिन इतना काफ़ी है। किसी को कुछ पूछना है तो इंशाल्लाह वो व्हाट्सएप पे पूछिए। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an